हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर की बुक का यूनिट 2 प्रिजर्वेशन ऑफ नेचर, फितरत को महफूज रखना। उसमें 2.1 जो है वंस मोर टू लेक रीडिंग टेक्स्ट है, इसको आज हम पढ़ेंगे और मैं आपको ट्रांसलेशन भी बताऊंगा, उसके साथ साथ कुछ एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। तो वंस मोर टू द लेक, दोबारा एक झील पर या झील पर एक बार फिर। अच्छा, सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ कि ये एक ऐसे टाइप टेक्स्ट है और इसको लिखा गया है E.B. वाइट ने। E.B. वाइट का फुल नेम था एल्विन ब्रूक्स वाइट, जो 11 जुलाई 1899 में पैदा हुए थे और 1 अक्टूबर 1985 में इनकी वफ़ात हो गई थी। ये एक अमेरिकन राइटर थे और बच्चों की कई सारी किताबें लिखने की वजह से इनको बहुत शोहरत मिली थी। अच्छा, वंस मोर टू द लेक एक ऐसे टाइप है। इस ऐसे को हरपर्स मैगज़ीन में 1941 में पहली बार पब्लिश किया गया था। जिस झील की हम बात कर रहे हैं या जिस झील की बात इस लेसन में की गई है, वो एक्चुअली एक अमेरिकी रियासत मेन में बिल ग्रेट्स लेक्स के नाम से गांव है, वहाँ पर मौजूद है। कहा जाता है कि वहाँ पर सीरीज़ ऑफ लेक्स हैं, शायद उनमें कोई एक लेक थी जहाँ पर ये E.B. साहब गए थे। अच्छा, इस लेसन में दो बातें की गई हैं, एक तो पास्ट की बात की गई है और प्रेजेंट की बात की गई है। पहली बार ये तब लेक पे गए थे अपने बाप के साथ, अपने फादर के साथ 1904 में, और अब ये अपने बेटे को वहाँ लेके गए हैं और कंपेयर कर रहे हैं कि तब की चीज़ें और अब की जो चीज़ें हैं लेक पे वो कैसी हैं, क्या वो सेम है या तब्दील हो गई हैं, और क्या कुछ डिफरेंस आया है, क्या कुछ तब्दीली आई है इस लेक में। वो सब कुछ पूरा इसने अपने ख़यालात को लिखा है और जो जो इनके जहन में ख़यालात आते गए हैं वो उनको डिसकंटिन्यूटली लिखते गए हैं। तो फिर आज हम पढ़ेंगे और कुछ ना कुछ इसमें मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। तो शुरू करते हैं। वंस मोर टू द लेक, झील पर एक बार फिर। One summer along about 1904, my father rented a camp on a lake in Maine and took us all there for the month of the August. गर्मियों की मौसम में तकरीबन 1904 में मेरे वालिद ने मेन में एक झील पर कैंप किराए पर लिया और अगस्त के महीने में हम सबको वहाँ ले गए। अच्छा, ये बात कर रहा है पास्ट की, 1904 की। एक्सेप्ट सम माइनर इनकन्वीनियंसेस द वेकेशन वाज सक्सेस। कुछ मामूली तकलीफ़ों के अलावा, कुछ छोटी छोटी तकलीफ़ों के अलावा छुट्टियाँ कामयाब रही। एंड फ्रॉम देन ऑन none of us ever thought there was any place in the world like that lake in Maine. और उसके बाद हम में से किसी ने भी नहीं सोचा था कि दुनिया में इस जैसी झील होगी या जिस झील जैसी कोई जगह होगी जैसी मैन में है। वी रिटर्न समर आफ्टर समर ऑलवेज ऑन August 1 फॉर दी 1 month। हम लौटते थे हमेशा 1 अगस्त को गर्मियों में, एक महीने के लिए। ए फ्यू वीक्स अगो, कुछ हफ्ते पहले। अब देखो, ये पहले तो बहुत पुरानी बात कर रहा था 1904 की, लेकिन अब ये कुछ फ्यू वीक्स की बात कर रहा है। दिस फीलिंग गॉट सो स्ट्रांग, ये एहसास बहुत मजबूत हो गया। आई बॉट माई सेल्फ ए कपल ऑफ फिश हुक्स एंड स्पिनर एंड रिटर्न टू द लेक। मैंने खुद ख़रीदा दो कपल मीन्स 2 फिश के कांटे जिससे फ़िश पकड़ते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं। एंड स्पिनर वो व्हील होता है जिस पे धागा बंधा होता है, जिसको घुमाने से जो धागा होता है वो वापस आता है और उसको खोलने पे वो धागा बड़ा हो जाता है, फिर उसको फेंकते हैं पानी में मछलियों के लिए। एंड रिटर्न टू द लेक, और लौटे उस झील पर वेयर वी यूज टू गो, जहाँ हम जाते थे फॉर ए वीक्स फिशिंग, एक हफ्ते की फ़िशिंग के लिए, मछली पकड़ने के लिए। एंड टू रीविज़िट ओल्ड प्लेस, और दोबारा घूमने के लिए उस पुरानी जगह को। आई टुक along my son who had never had any fresh water up to his nose। मैंने अपने बेटे को अपने साथ लिया, वो कभी भी झील में नहीं नहाया था या किसी फ्रेश वाटर बॉडी में नहीं नहाया था। देखो, अब की बार ये जब जा रहा है, तो पहले इसने कहा कि वो अपने फादर के साथ गया था जब वो छोटा था, अब ये बड़ा हो गया है और अपने बेटे के साथ जा रहा है, अपने बेटे को साथ ले जा रहा है। तो बहुत डिस्टेंस है इस वक्त में।
और आगे पढ़ते हैं, हु हैड सीन लिली पैड्स ओनली फ्रॉम द ट्रेन विंडो। और उसने मतलब मेरे बेटे ने सिर्फ कमल के पत्तों को रेलगाड़ी की खिड़की से देखा था। अब जी कमल के पत्ते होते हैं या कमल के प्लांट्स जो होते हैं पानी में होते हैं, उनके पत्ते जो तैरते तैरते आपको किसी पानी पे नज़र आते हैं, और उनके वाइट फूल भी आपको नज़र आते होंगे अगर आप झील पे गए होंगे तो झील के किनारों पे जहाँ पानी छोटा होता है वहाँ पे। ऑन द जर्नी ओवर टू द लेक, झील के सफ़र पे, आई बिगेन टू वॉन्डर, मैंने सोचना शुरू किया, दैट इट वुड बी लाइक, वाट इट वुड बी लाइक, ये कैसी होगी, मतलब झील के बारे में अब उसने सोचना शुरू किया कि पहले उसने जब झील देखी थी तब कैसी थी और अब कैसी होगी। आई वॉन्डर्ड हाउ टाइम वुड हैव मर्ड दिस ब्यूटीफुल स्पॉट, मैंने सोचा कि वक्त ने इस मुनफरद खूबसूरत जगह को कैसे ख़राब किया होगा। The sheltered bay and the streams, the hills that the sun set behind the camps and the paths behind the camps, वो पनाहगांव वाले खलीज और छोटी छोटी नहरें, वो पहाड़ियाँ जिनके पीछे सूरज गरूब होता है, और वो कैंपें और कैंपों के पीछे जाने वाला रास्ता, पीछे गुजरने वाला रास्ता। ये राइटर सब कुछ सोच रहा है कि ये चीज़ें पहले थी वहाँ पर, अब ये देखने जा रहा है कि वाकई भी ये चीज़ें हैं या नहीं हैं। I was sure that the tarred road would have found it out. मुझे यकीन था कि वो टार्ड मीन्स टार मीन्स डामर वाली पक्की सड़क जिसको हम कहते हैं, टार रोड मीन्स पक्की सड़क, वो वहाँ ज़रूर होगी। I wondered in what other ways it would be desolated, और मैंने सोचा कि वो सड़क किन तरीक़ों से तबाह हो गई होगी, कैसे वो तबाह हो गई होगी। अब ये सोच रहा है कि वहाँ पे सड़क थी पक्की, अब वो टूटी होगी या अभी उसी हालत में होगी, ये चीज़ें अब सोचने लग रहा है। इट इज़ स्ट्रेंज हाउ मच यू कैन रिमेंबर अबाउट प्लेसेस लाइक दैट वंस यू अलाउ योर माइंड टू रिटर्न इनटू द ग्रूव्स विच लीड बैक। ये कितना अजीब है कि जब आप याद करते हैं कुछ ऐसी जगहों को, और एक बार जब आप अपने दिमाग को, अपने जहन को उन पुरानी यादों में वापस ले आते हैं, तो वो जो पीछे वाली चीज़ें हैं सब कुछ याद आ जाती हैं। यू रिमेंबर वन थिंग एंड दैट सडन रिमाइंड्स यू द एन अदर थिंग। आप एक चीज़ को याद करते हैं, एक बात को याद करते हैं कि अचानक दूसरी चीज़, उससे जुड़ी हुई दूसरी चीज़ आपको याद आ जाती है, या वो चीज़ें जो आपको दूसरी चीज़ों के बारे में याद दिलाती हैं। आई गेस आई रिमेंबर्ड क्लियरेस्ट ऑफ ऑल द अर्ली मॉर्निंग, मुझे अंदाज़ा है कि मुझे याद आया वो साफ साफ वो सुबह सवेरे, मतलब जो मॉर्निंग वाला टाइम आता है वो उनको साफ साफ याद आ रहा था। व्हेन द लेक वाज कूल एंड मोशनलेस, जब झील ठंडी और बेहरकत थी। रिमेंबर्ड हाउ द बेडरूम स्मेल्ड ऑफ द लुम्बर इट वाज मेड ऑफ एंड द वेट वुड whose scent enter through the screen, याद आया कि बेडरूम से कैसे लकड़ियों वाली खुशबू आती थी, जिसे लुम्बर की लकड़ियाँ होती हैं जिनसे वो बेडरूम बना हुआ था, उनसे कैसे खुशबू आती थी, और जो बाहर गीली लकड़ियाँ होती थी उनसे कैसे खुशबू आती थी, जो खुशबू खिड़की से गुजर कर अंदर दाखिल होती थी। अब क्योंकि वहाँ पर झील थी तो पानी पानी था, वहाँ पर जो लकड़ियाँ होती थी वो भी भीगी होती थी, और भीगी लकड़ियों की एक अजीब किस्म की स्मेल होती है, वो भी उनको अंदर खिड़कियों से अंदर बेडरूम तक पहुँच रही थी। तो वो सब चीज़ें वो याद कर रहे थे कैसे ये खुशबू वहाँ पर आती थी। The partitions in the camp were thin and did not extend clear to the top of the room. कैंप में जो पार्टीशंस थे, मतलब एक कैंप को दूसरी कैंप से अलग करने वाला जो एरिया था वो बहुत ही छोटा होता था, और कमरों के ऊपर तक वाज़े ये सब कुछ वाज़े नहीं होता था। एंड एज आई वाज ऑलवेज द फर्स्ट अप, और जैसे कि मैं सबसे पहले उठता था, आई वुड ड्रेस सॉफ्टली, मैं नरमी से कपड़े बदलता था, नरमी से इसलिए कि दूसरे बेदार ना हो जाएं, सो दैट एज नॉट टू वेक अदर्स, ताकि दूसरों को बेदार न किया जाए। एंड स्नीक आउट इनटू द स्वीट डोर्स, और उन खूबसूरत दरवाज़ों से बाहर निकलता था। एंड स्टार्ट आउट इन द कैनो मीन्स कश्ती, छोटी कश्ती को कहते हैं, और उस कश्ती में घूमने शुरू हो जाता था। कीपिंग क्लोज अलॉन्ग द शोर इन द लॉन्ग शेडो ऑफ द पाइन्स,
अच्छा, यहाँ पर पाइन्स माने सनोबर के दरख्त जो होते हैं, और सनोबर के लंबे साए में झील के किनारे के साथ साथ फिरता रहता था। तो ये बता रहा है कि वो सुबह सवेर उठ के जब पहले जो इनके घर वाले थे वो उठते ही नहीं थे, जो इनके साथ थे ये सबसे पहले उठकर वहाँ पर घूमने जाते थे अकेले। तो सब अपनी जो यादें हैं वो बता रहा है इस ऐसे में। लेक हैड नेवर बीन वाट यू वुड कॉल ए वाइल्ड लेक। ये झील ऐसी वैसी नहीं थी जिसे आप एक जंगली झील कहेंगे। मतलब ये एक आम सी झील नहीं थी, कोई स्पेशल किस्म की झील थी। देयर वर कॉटेजेस स्प्रिंगल्ड अराउंड द शोर्स। वहाँ पे कॉटेजेस मीन्स छोटे से छोटे छोटे घर होते थे जो फैले हुए थे उस किनारों के अतराफ। एंड इट वाज फार्मिंग, और वहाँ पे खेती बाड़ी होती थी। अल्दो द शोर्स ऑफ द लेक वर क्वाइट हेविली वुडेड। हालांकि झील के किनारे काफ़ी ज़्यादा जंगलात होते थे। सम ऑफ द कॉटेजेस वर ओन्ड बाय नियर बाय फार्मर्स। कुछ कॉटेजेस करीबी किसानों की मिलकियत थे। एंड यू वुड लिव एट द शोर एंड ईट योर मील्स एट फार्म हाउस। आप वहाँ रह सकते हैं उस किनारों पे, और अपना खाना भी खा सकते हैं उस फार्म हाउसेस में। मतलब खेती बाड़ी जो वहाँ होती, खेत होते थे, वहाँ भी आप जा सकते थे, वहाँ पर रह सकते थे, और वो खेतों में आप खाना खा सकते थे। ये सब वहाँ पे जो स्पेशल इजाज़त थी इस बात की। दैट्स वाट आवर फैमिली डिड, और हमारे ख़ानदान ने भी यही किया। आई वॉज राइट अबाउट द टार। मैं उस पक्की सड़क मीन्स टार मीन्स वो पक्की सड़क के बारे में बिल्कुल सही था। इट लेड टू विद इन हाफ ए माइल ऑफ द शोर। ये किनारे के आधे मील तक अंदर ले जाती थी। मतलब किनारे के आसपास सड़क होती थी जो आधे मील आगे जाती थी। व्हेन आई गॉट बैक देयर विथ माई बॉय। जब मैं अपने बेटे के साथ, लड़के के साथ वहाँ वापस गया। अब जो चीज़ें बताने जा रहा है आगे कुछ, वो अपने बेटे के साथ अब की बात कर रहा है। वी सेटल्ड इनटू ए कैंप नियर ए फार्म हाउस। और हम बस गए एक कैंप में, फार्म हाउस के करीब। एंड इनटू द काइंड ऑफ समर टाइम, एक गर्मियों के वक्त में। I had known, I could tell that it was going to be pretty much the same as it had been before. मुझे मालूम था, मैं बता सकता हूँ कि ये बिल्कुल पहले की तरह था। मतलब जैसे पहले झील थी वैसे ही थी, कोई उसमें चेंजेस उसको राइटर को देखने को नहीं मिली। I began to sustain the illusion that he was I. इल्यूजन मीन्स वहम। मुझे वहम होने लगा कि वो मैं हूँ। मतलब इसका जो बेटा है उसको ये खुद समझ रहा है, और वो पुरानी चीज़ें याद कर रहा है कि मैं अपने फादर के साथ यहाँ आया हूँ, जैसे इनका बेटा ये अपने साथ लेके आया। अब बेटे को खुद समझ रहा है, ये उसको वहम होने लगा, एक सोच उनके जहन में आने लगी। एंड देयर फोर बाई सिंपल ट्रांसपोजिशन दैट आई वॉज माई फादर। एक सादा सी तब्दीली के ज़रिए, और एक सादा तब्दीली मेरे जहन में आई कि मैं अपना फादर हूँ और मेरा बेटा मैं हूँ। दिस सेंसेशन परसिस्टेड केप्ट क्रॉपिंग अप ऑल द टाइम वी वर देयर। ये एहसास बरकरार रहा और तब तक रहा जब तक वहाँ हम मौजूद थे। इट वॉज नॉट एन एंटायरली न्यू फीलिंग बट इन दिस सेटिंग इट ग्रू मच स्ट्रांगर। ये कोई नई चीज़ नहीं थी, बिल्कुल नई चीज़ नहीं थी, मगर इस हालत में, इस कंडीशन में ये बहुत मजबूत हो गई थी। मतलब ये जो एहसास था अपने आप को ट्रांसपोजिशन करने वाला, ये बहुत मजबूत हो गया था। आई सीम टू बी लिविंग ए ड्यूल लाइफ। मुझे लग रहा था कि मैं दोहरी ज़िंदगी जी रहा हूँ। आई वुड बी इन द मिडल ऑफ सम सिंपल एक्ट। मैं कुछ सादे एक्ट मीन्स अदाकारी के बीच में मौजूद था। आई वुड बी पिकिंग अप ए बैट बॉक्स एंड लाइंग डाउन ए टेबल फॉर्क। मैं एक मछलियों के कांटों का बॉक्स उठा रहा हूँ, या मेज़ पे कांटा कोई रख रहा हूँ। मतलब कोई भी काम कर रहा है, लेकिन उनको फीलिंग ये आ रही है कि मैं अब जो हूँ वो फादर है और मेरा बेटा मैं हूँ। तो ये फीलिंग उसको बरकरार रही। और आई वुड बी सेइंग समथिंग, या मैं कुछ कह रहा हूँ, एंड सडनली इट वुड बी नॉट आई बट माई फादर हु वाज सेइंग द वर्ड्स और मेकिंग गेस्चर। और अचानक ये लगा कि मैं नहीं बल्कि मेरे फादर हैं, वो ये अल्फाज कह रहे हैं या कोई इशारा कर रहे हैं। इट गेव मी ए क्रीपी सेंसेशन। उसने मुझे एक अजीब सा एहसास दिया, इस चीज़ ने एक अजीब सा एहसास मुझे दिया। वी वेंट फिशिंग दी फर्स्ट मॉर्निंग। हम पहली सुबह मछली पकड़ने गए।
I felt the same damp moss covering the worms in the bed can. मैंने महसूस किया वही गीली मॉस, मॉस मीन्स काई जो पानी रुकने से चढ़ जाती है ग्रीन कलर की, तो मुझे वही गीली काई याद आई या महसूस हुई जो मछली के चारे, बेट मीन्स मछली के चारे को ढांप रही थी। एंड saw the dragonfly alive on the tip of my rod as it hovered a few inches from the surface of water. अच्छा, ड्रैगन फ्लाई तो बरसात में आपने देखे होंगे, बरसात की आमद से पहले आते हैं। ये हमारे यहाँ गोल्डन कलर के होते हैं। ये छोटे सा एक इंसेक्ट होता है उड़ने वाला, जिसको कई मुल्कों में या कई कबीले इनको बरसात की अलामत भी समझते हैं, और जब तक ये उस इलाके में मौजूद होते हैं तो तब तक बारिश का इम्कान होता रहता है। तो और मैंने ड्रैगन फ्लाई को अपनी छड़ी की नोक पर उतरते हुए देखा, जो पानी की सतह से चंद इंच के फासले पे मंडला रहे थे। इट वॉज द अराइवल ऑफ दिस फ्लाई दैट कन्विंस्ड मी बियॉन्ड एनी डाउट दैट एवरीथिंग वाज एज इट ऑलवेज हैड बीन। ये उस मक्खी या उस उड़ान, ये जो ड्रैगन फ्लाई था उसकी उड़ान की आमद थी, जिसने मुझे शक से बलातर होकर यकीन दिलाया कि सब कुछ वैसा ही है जैसे कि ये हमेशा से था। मतलब ये जो उड़ान थी इस ड्रैगन फ्लाई की, उसने इसको ये डाउट ख़त्म कर दिया कि पहले भी ये उड़ान होती थी, पहले भी ये ड्रैगन फ्लाई होता था, अब भी ये सेम ही जो है ड्रैगन फ्लाई यहाँ पर चल रहे हैं। मतलब वही चीज़ थी जो पुरानी थी, वो अब जब अपने बेटे के साथ आया तब भी वही सेम है। दैट द ईयर्स वर ए मिराश, अच्छा इसको मिराश पढ़ेंगे। एंड देयर हैड बीन नो ईयर्स, और लग रहा ऐसे था कि जो ये सालें गुजर चुकी हैं ये एक धोखा है, मौज एक धोखा है, वक्त का एक धोखा है। एंड लग रहा था कि कोई साल नहीं हुआ है, कोई वक्त नहीं हुआ। कभी कभी हम कहाँ प्लेस पे जाते हैं तो पुरानी याद आती है, तब हमें ऐसा लगता है कि मैं यहाँ कल आया था, या कोई वक्त नहीं हुआ है उसको, चाहे वो कितनी भी सालें गुजर जाएं, लेकिन हमें ऐसे लगता है कि कल का वाक़या है या कल मैं यहाँ पे गया था। तो ये सेम फीलिंग जो है राइटर को आ रही थी। द स्मॉल वेव्स वर द सेम, ये छोटी सी लहरें भी वैसी थी। चुकिंग द रो बोट अंडर द चिन एज वी फिश्ड एंकर एट एंकर एंड द बोट वाज द सेम। जब हम लंगर डालकर मछलियाँ पकड़ते थे तो रो बोट, ये बोट है, अच्छा एक कश्ती है, रो बोट से झुककर एंकर लगाते थे और कश्ती भी वही थी। The same color green and the ribs broken in the same places and under the floorboards the same fresh water leaving and debris। अच्छा डेब्रिस नहीं, ये डेब्री इनको पढ़ा जाता है। और रंग वही सब्ज़ और एक ही जगह पर टूटी हुई वो लकड़ियाँ या पसलियाँ जो टूटी टूटी होती हैं लकड़ियाँ, और फर्श बोर्ड के नीचे वही मीठे पानी की पत्ते और मलबे थे, या जो मलबा था वही भी सेम था, लकड़ियाँ भी सेम थी, जो बोर्ड था वो भी सेम था। वी caught 2 fish, हमने 2 मछली पकड़ी। When we got back for a swim before lunch, the lake was exactly where we had left it। जब हमने दोपहर के खाने से पहले तैरने के लिए वापस आए तो झील भी बिल्कुल वहीं थी जहां हमने उसे छोड़ा था। द सेम इंचेस फ्रॉम द डॉक, डॉक से भी उतना ही पानी था, कोई भी पानी में भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा था, उतने इंच पानी वहाँ पर मौजूद था जो पहले हुआ करता था। एंड देयर वाज ओनली द मेरेस्ट सजेशन ऑफ ए ब्रीज, अच्छा जो फ़र्क था वो सिर्फ हवा के झोंके का था। जाहिर की बात है कि हमेशा हवा एक जैसी नहीं होती है, कभी चेंज होती रहती है बिल्कुल कंटिन्यूसली। दिस सीम्ड एन अटनली इनचांटेड सी, ये मुझे बिल्कुल एक जादुई समंदर लग रहा था। अब क्यों लग रहा था आगे वाले सेंटेंस में देखें। The lake you could leave to its own devices for a few hours and come back to and find that it had not stirred this constant and trustworthy body of water। इस झील को आप चंद घंटों के लिए अपने हाल पर छोड़ें और वापस आकर देखेंगे कि इसमें कोई भी छोटी सी हलचल नहीं हुई है पानी के इस मुस्तकिल और नाकाबिल जिस्म में। मतलब आप छोड़ जाएं और वापस आएँ, कुछ भी आपको चेंज नज़र ना आए तो यकीनन आपको लगेगा कि कोई जादुई चीज़ है, कुछ भी तब्दील नहीं हुआ है अभी तक, सालों के बाद भी तब्दील नहीं हुआ है। ए स्कूल ऑफ फिश स्वम बाय ईच फिश विथ इट्स स्मॉल इंडिविजुअल शेडो डबलिंग द अटेंडेंस। अच्छा यहाँ पर स्कूल का मतलब होता है ग्रुप, मछलियों का ग्रुप
तैरते नज़र आया। हर मछली अपने छोटे इनफरादी साय के साथ अपनी मौजूदगी को दुगना कर रही थी। मछलियाँ भी एहसास दिला रही थी कि पहले की तरह वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सो क्लियर एंड शार्प इन द सनलाइट, सूरज की रोशनी में तेज़ और साफ नज़र आ रही थी। सम ऑफ अदर कैंपर्स वर इन स्विमिंग, कुछ और कैंपर्स तैर रहे थे अलॉन्ग द शोर, किनारे पे। वन ऑफ देम विथ ए केक ऑफ सोप, एक के हाथ में या एक के पास साबुन का पीस था, टुकड़ा था। एंड द वाटर फेल्ट थिन एंड क्लियर एंड इनसब्सटेंशियल, और पानी पतला, साफ और ख्याली लग रहा था। देयर हैड बीन पीस, गुडनेस एंड जुलिटी, वहाँ पर सुकून, अच्छाई और खुशी थी। द ओनली थिंग दैट वाज रॉन्ग नाउ, एक चीज़ जो अब गलत है, मतलब एक अलग किस्म की चीज़ है जो पहले नहीं हुआ करती थी। रियली वाज द साउंड ऑफ प्लेस, उस जगह का शोर। एन अनफेमिलियर नर्वस साउंड ऑफ द आउटबोर्ड मोटर्स। आउटबोर्ड मोटर्स मीन्स कश्तियों में कुछ ऐसे बोर्ड लगे होते हैं, इंजन ऐसे लगे होते हैं जो कश्तियों के बाहर लगे होते हैं, पीछे की तरफ जो मोटर्स कश्तियों को आगे चलाते हैं। तो वो जो इंजन है उनके जो कश्तियों को चलाते हैं वो बाहर लगे होते हैं, इसीलिए हम उसको कहते हैं आउटबोर्ड मोटर्स। आउटबोर्ड मोटर्स का एक अनजान और एक अजीब बेचैन करने वाला आवाज़ था। दिस वाज द नोट दैट जर्ड, ये एक चीज़ थी, ये एक बात थी जो झंझोड़ रही थी। द वन थिंग दैट वुड समटाइम्स ब्रेक द इल्यूजन एंड सेट द ईयर्स मूविंग, मतलब ये जो आवाज़ था ये एक ऐसी चीज़ थी जो भ्रम था या जो वहम था, उसको इल्यूजन जो जहन में चल रहा था उसको तोड़ देता था और सालों को आगे बढ़ा देता था। तो मतलब ये जो आवाज़ था उसकी सोच, जो सोच रहा था उस सोच को वो ब्रेक कर देता था। तो ये एक चीज़ उसको जो है झंझोड़ रही थी या उसको तंग कर रही थी। इन दोज अदर समर टाइम्स, पहले वाली गर्मियों के वक्त में जब वो अपने फादर के साथ आते थे, अब तो बेटे के साथ आया। ऑल मोटर्स वर्स इन बोर्ड, सब मोटर जो इन बोर्ड थे मतलब उनके इंजन अंदर लगे हुए थे। एंड व्हेन दे वर एट लिटिल डिस्टेंस, जब वो कुछ फासले पे होते थे, ए नॉइज दे मेड वाज सेडेटिव एंड इंग्रेडिएंट ऑफ समर स्लीप, उनका शोर एक अच्छा सुकून आवर था जो गर्मियों की नींद का एक जुज़ू था। या हम कह सकते हैं उस आवाज़ से अच्छी नींद आ जाती थी। तो वो एक अच्छा आवाज़ था उस टाइम का, क्योंकि जो कश्तियाँ थी उनमें इंजन्स अंदर लगे होते थे। देवर 1 सिलेंडर एंड 2 सिलेंडर इंजन्स, वो 1 सिलेंडर वाले या 2 सिलेंडर वाले इंजन्स थे। बट दे ऑल मेड ए स्लीपी साउंड अक्रॉस द लेक, मगर वो एक सुकून वाला आवाज़ या नींद आने वाला आवाज़ निकालते थे पूरी झील पे। द वन लंगर थ्रोब्ड एंड फ्लूटर्ड, एक मोटर वाला इंजन या एक वन लंगर वाला हम इंजन कह सकते हैं, वो धड़ धड़ करता था या वुज़ू वाली आवाज़ निकालता था। एंड द ट्विन सिलेंडर वंस पुर्ड एंड पुर्ड, और 2 सिलेंडर वाला इंजन फर करता था। एंड दैट वाज ए क्वाइट साउंड टू, और ये भी एक अच्छा आवाज़ था। मतलब उस ज़माने की बात कर रहा है कि 1 सिलेंडर वाला इंजन हो या 2 सिलेंडर इंजन हो, सबका जो आवाज़ था, सबका जो शोर था वो सुकून वाला था, डिस्टर्ब नहीं करता था। बट नाउ द कैंपर्स ऑल हैड आउटबोर्ड्स, लेकिन अब जो कैंपर्स हैं उनके पास जो कश्तियाँ हैं उसमें आउटबोर्ड मीन्स बाहर वाली इंजन लगी हुई है। इन द डे टाइम, दिन के वक्त, हॉट मॉर्निंग्स, गर्म सुबह में, दीज मोटर्स मेड ए पेटुलेंट इरिटेबल साउंड, ये जो मोटर्स हैं ये एक चिड़चिड़ापन वाला आवाज़ निकाल रही हैं। एट नाइट इन द स्टिल इवनिंग व्हेन द आफ्टर ग्लो लिट द वाटर, दे वाइंड अबाउट वंस एयर्स लाइक मस्किटोज़, रात को या शाम को, मतलब अब शाम है, अंधेरा कुछ हो गया है। व्हेन द आफ्टर ग्लो लिट द वाटर, जब पानी चमकने शुरू हो जाता है रोशनी से, सितारों की रोशनी या चांद की रोशनी से, ये जो आवाज़ है वो मच्छरों की तरह कानों में चीखती है। मतलब ये कह रहा है कि पहले सुकून वाला आवाज़ था, लेकिन अब वो जो आवाज़ है इतना चिड़चिड़ापन वाला है या मच्छरों की तरह जो कानों में आवाज़ करता है। ये एक डिफरेंस है, पहले आवाज़ नहीं हुआ करता था लेकिन अब ये आवाज़ है। वी हैड ए गुड वीक एट द कैंप में हमारा एक अच्छा हफ्ता गुजरा। द सन शोन एंडलेसली डे आफ्टर द डे, सूरज मुसलसल चमकता रहा दिन ब दिन।
We would be tired at night and lie down in the accumulated heat of the little bedrooms after the long hot day, and the breeze would stir almost imperceptibly outside, and the smell of swamp drift in through the rusty screens. हम रात को थक जाते और लंबे तपते दिन के बाद छोटे बेडरूम्स में, जहाँ पर गर्मी जमा होती थी, मतलब गर्म जो बेडरूम से गर्म थे, लेट जाते और हवा का झोंका बाहर तकरीबन नाकाबिल फ़हम तौर पर चल रहा होता था। दलदल की बू जंग आलूदा खिड़कियों से अंदर आती थी। स्लीप वुड कम इजीली, नींद आसानी से आ जाती थी, इसलिए कि दिन को ज़्यादा घूमने फिरने की वजह से थके हुए थे। एंड इन द मॉर्निंग, और सुबह को, द रेड स्क्वायरल वुड बी ऑन द रूफ, वो सुर्ख या लाल स्क्वायरल या हम कहें गिलहरी छत पे होती थी, ट्रिपिंग आउट हिज हैप्पी रूटन, और अपने खुशगवार मैमूल को छेड़ती थी। ये जो गिलहरी है, ये सुबह सवेर उठकर छत पे चलने या कुछ चीज़ें उठाने या टक टक की आवाज़ करने से, वो उसका मैमूल था, वो मैमूल से ये करती थी हर सुबह। आई केप्ट रिमेंबरिंग एवरीथिंग लाइंग इन द बेड इन द मॉर्निंग, मैं सुबह बिस्तर पर लेटा सब कुछ याद कर रहा हूँ। थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन और ट्रांसलेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।